पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि नान एर्मिंग उस पपेट को कहता है जो यान को छोड़ो, लेकिन वो पपेट नहीं मान रही थी। लेकिन नान एर्मिंग से वो डर भी काफी रही थी। लेकिन जो एंसेस्टर था अल्केमी पैलेस का, वो उस पपेट की लाइफ को कंट्रोल कर रहा था। जो देखकर नान एर्मिंग गुस्से में कहता है, आई मीन ड्रैगन स्केल किंग, कि किसकी इतनी हिम्मत है जो वास्तव में मेरे ट्राइब के लोगों को इस हद तक मजबूर कर रहा है। उनकी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन क्लेन को टच करने की। ऑब्वियसली यार किसी को भी गुस्सा आएगा अपनी ट्राइब के लोगों को ऐसी हालत पे देखते हुए। जिसके बाद वो एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहता है, तू तो गया बुढ़े। और उस ड्रैगन वॉरियर को रेनकार्नेट करने के लिए वो उसकी बॉडी की अस्थियों को जला के उसका दाह संस्कार करके उसे कहता है, जा बेटा पुनर्जन्म ले और एंजॉय कर। देन हमने इसी बीच देखा था कि जो यान जानता था कि इसके अंदर ड्रैगन स्केल किंग, इसीलिए वो क्या उस मॉडल से कहता, भाई रोक उसे। तभी क्या उस मॉडल कहता, मैं रोकूं? मेरे बाप को डांट के आ रहा है वो, मेरे बाप को गालियां दी थी, मेरे बाप ने उसके सामने कुछ नहीं बोला, तू मुझे बोलने के लिए कह रहा है? पीट देगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। और इसके बाद जॉन कहता है, मुझे पता है कि इसके अंदर ड्रैगन स्केल किंग है जो मुझसे काफी नफरत करता है, इसीलिए अब जो कुछ भी करना है तुम्हें करना है, सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। और उसी के साथ मैं एपिसोड को भी एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। इस टाइम पे ह्यूमन एम्परर जैन जोंगफू काफी इंजर्ड थे, तो शैडो अलायंस का गुइंग भी काफी इंजर्ड हो गया था। ऑब्वियसली जो यान भी इंजर्ड था, और एक लौता पर्सन जो अभी इंजर्ड नहीं हुआ था वो था जान हुआन, जो सावधानी से जो यान को देख रहा था। साथ ही डेमन क्लेन में, आई मीन मॉन्स्टर क्लेन में किंगलिन के कारण जो यान की मदद मॉन्स्टर क्लेन की 9 स्टार एंसेस्टर ने भी की थी, और उसके साथ भी जॉन के काफी अच्छे रिलेशन थे। इसलिए जो यान को लेकर जो जान हुआन था वो थोड़ा सा अलर्ट था और काफी ग्रेटफुल भी। दूसरी तरफ सभी लोग नान एर्मिंग की तरफ भी देख रहे होते हैं, जहाँ पे नान एर्मिंग को ड्रैगन स्केल किंग कंट्रोल कर रहा होता है, और वो एंसेस्टर को देख रहा होता है अल्केमी पैलेस के, और कदम दर कदम उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ड्रैगन स्केल किंग को घंटा डर नहीं लग रहा था, वो पूर्वज यानी कि एंसेस्टर को ऐसे देख रहा होता है जैसे कोई दूध पीते बच्चे को देख रहा हो। साथ ही यहाँ एंसेस्टर भी काफी डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी किंग डेमन पपेट ड्रैगन स्केल किंग से इतना डर जाएगा। लेकिन बेचारा नहीं जानता था कि ड्रैगन स्केल किंग फर्स्ट जनरेशन था ड्रैगन क्लेन की। भले ही अब वो केवल बची खुची आत्मा थी, लेकिन ड्रैगन क्लेन की फर्स्ट जनरेशन से होने के कारण पावर तो थी, सबके अंदर उसी का खून था। पता नहीं कहाँ कहाँ खून फैला रखा है इसने। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट पैलेस के एंसेस्टर ने उस पपेट को पूरी तरीके से पागल नहीं किया होता, तो हो सकता है वो तो 1 इंच भी आगे न बढ़ता है इसके खिलाफ। यहाँ पे ड्रैगन स्केल किंग को अपनी तरफ आते हुए देखा एंसेस्टर, जिसने डाचैंग को पकड़ रखा होता है, उसके इंप्रेशन कुछ खास अच्छे नहीं लगते। वो देख रहा था कि चारों तरफ से एरिया छोटा होता जा रहा है और लोग उसे घेर रहे हैं। ह्यूमन ट्राइब, डेमन ट्राइब, मॉन्स्टर ट्राइब जो मेंशन की टीम है, सभी अलग अलग तरीके से पपेट्स को मारना स्टार्ट कर चुकी थी। लेकिन एंसेस्टर अभी भी ऐसे खड़ा हुआ होता है जैसे वो सबको बता रहा हो कि जब तक मैं यहाँ पे है डेंडियान नहीं हारेगा। लेकिन तभी ड्रैगन स्केल किंग तुरंत ही कहता है, अरे लड़के, तो वो तुम ही थे ना जिसने उस किंग डेमन पपेट को रिफाइन किया था? ओ बेवकूफ इंसान, वो तेरे पापा की उम्र का होगा। अच्छा ड्रैगन स्केल किंग है इसकी बॉडी में, तो सॉरी। ये सीधा एंसेस्टर को कहता है, भाई नान एर्मिंग जो खुद बच्चों जैसा लग रहा है, अरे लड़के तुमने ही पिछले ड्रैगन स्केल किंग को, आई मीन डेमन पपेट को रिफाइन किया था ना? साथ ही काफी ज्यादा एरोगेंटली वो ऐसा पूछ रहा होता है, जो सुनकर तो सभी लोग फुसफुसाने लगते हैं और काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। यहाँ जैन जोंगफू तो हैरान थे कि हंसे कैसे, क्योंकि अल्केमिस्ट पैलेस के एंसेस्टर के खिलाफ तो उन्होंने भी कुछ भी करने से मना कर दिया था, क्योंकि उससे नहीं पता था ये एंसेस्टर उनसे कितने सालों बड़ा होगा और उसका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा। और यहाँ नान एर्मिंग जैसा छोटा सा बच्चा एंसेस्टर को बच्चा कह रहा है। जैन जोंगफू अचानक ही हंसने लगते हैं और इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें खांसी आने लगती है, जो देखकर हर कोई काफी कंफ्यूज होता है और नान एर्मिंग को देखने लगता है। हालांकि अल्केमिस्ट पैलेस के एंसेस्टर नान एर्मिंग से नहीं डरते थे और उसे यही लग रहा होता, हो सकता है गलती से बोल दिया हो, बच्चा है, जबान फिसल गई होगी। तभी जो जान कहता है, वास्तव में नान एर्मिंग जब से इंजर्ड हुआ है, मुझे तो लगता है कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। वो डैन पैलेस के एंसेस्टर को बच्चा कह रहा है, मैं विश्वास नहीं करता। पता चला मैं फ्यूचर मुझसे फाइट कर रहा हूँ तो मुझे कहेगा, ग्रैंडसन मेरे लिए पानी लेकर आओ। यहाँ जो जान हैरान होता है कि ये बंदा कैसे पागल हो गया। दूसरी नान एर्मिंग के इस तरीके से पूछने के कारण जो डैन पैलेस के एंसेस्टर होते हैं वो भी मुस्कुराने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। साथ ही काफी हैरान भी लग रहे होते हैं और नान एर्मिंग को घूर के देख रहे होते हैं। लेकिन बेचारे को नहीं पता था कि इसे कंट्रोल करने वाला ड्रैगन स्केल किंग है, और अगर उसकी क्वालिफिकेशंस को सामने रखा जाए तो यहाँ के ये ह्यूमन एम्परर, डेमन एम्परर, मॉन्स्टर एम्परर और डांडियान के एंसेस्टर, उसकी पूंछ के बाल भी नहीं है। वो यहाँ पे किसी को भी बच्चा बोल सकता है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था इनके बाप दादाओं के दादा भी पैदा नहीं हुए थे। हालांकि यहाँ पे बेवकूफ़ी का नाटक करते हुए जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं, एंसेस्टर ड्रैगन स्केल किंग को देखता रहता है, जो देखकर ड्रैगन स्केल किंग अपना सिर खुजलाते हुए थोड़ा सा एम्बेरस होते हैं और कहते हैं, अरे ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, किसने पैदा किया इसे? 10 ड्रैगन पैटर्न कॉइन मुझसे ले लेता। खैर अगर आप गलती स्वीकार करते हैं
तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि इस ड्रैगन की ब्लड ड्रॉप के अंदर कोई भी किलिंग इंटेंट नहीं है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसे मारकर प्राप्त किया गया है ड्रैगन क्लेन को, इसीलिए अपराध बहुत बड़ा नहीं है। साथ ही ड्रैगन स्केल किंग काफी यार मैच्योरिटी से नॉन एर्मिंग की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। और यह बच्चा भले लग रहा था, लेकिन आवाज बिल्कुल हाफ एजड मैन की तरह होती है, जो देखकर सभी लोग कहते हैं क्या तुम पागल हो? तुम डैन पैलेस के एंसेस्टर को उनकी गलती एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हो? सभी को लग रहा होता है कि नॉन एर्मिंग के जो स्क्रू थे वो सच में ढीले हो गए हैं। ये खुद को ड्रैगन ट्राइब का अपना मेंबर समझने लगा है। दूसरी तरफ ड्रैगन स्केल किंग भी एक टाइम के लिए एंसेस्टर भी एक टाइम के लिए सक पका गया होता है कि ये सच में कोई बच्चा है या फिर बच्चे के अंदर कोई बाप है। ड्रैगन स्केल किंग के क्वेश्चन से वो काफी हैरान होता है। तभी अचानक कुछ लोग कहते हैं ड्रैगन स्केल किंग नॉन एर्मिंग को थोड़ा सा दिमाग से काम लेना चाहिए। हालांकि वो एंसेस्टर यंग दिख रहा है, लेकिन डैन डाचैंग भी उसे एंसेस्टर कहता है और ये उसे बार बार बच्चा कह रहा है। ऐसा लगता है कि अब अल्केमिस्ट पैलेस का एंसेस्टर नाराज होने वाला है। तभी दूसरा बंदा कहता है रस्सी जल गई, बल नहीं गया, इनकी पूरी पपेट मरने वाली है। डैन पैलेस के साथ कौन लड़ेगा हमारे साथ? अभी पेल देंगे इनको। मुझे तो लगता है एंसेस्टर अभी हमसे दया की भीख मांगेगा और कहेगा प्लीज हमें छोड़ दो, हम तुमको दुगना लगान देती, हमको माफ कर दो, ऐसा बोलेगा। इस टाइम पे ज्यादातर लोग सभी इंजर्ड वॉरियर्स को बैटल फील्ड से पीछे हटा रहे होते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट पिल दे रहे होते हैं। और जो जिंदा अच्छे खासे हट्टे कट्टे बंदे तो वो वहाँ पे अभी भी खड़े हुए होते हैं। वारक्राफ्ट टीम ने पहले ही इन पपेट्स को खत्म करने के लिए अपनी टीम को भेज दिया था और देखते ही देखते डायमंड पपेट्स की क्वांटिटी कम हो गई थी, जिसके बाद सभी लोगों ने नॉन एर्मिंग और एंसेस्टर के बीच एक सर्कल बना लिया था जो काफी छोटा था। हालांकि तभी डैन पैलेस का एंसेस्टर कहता है ये बच्चा क्या बेवकूफ है या पागल, क्या ये जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? और ऐसा कहते वो हंसने लगता है और ड्रैगन स्केल किंग को देखता है। साथ ही उसके बाद जानलेवा इरादे से भरे हुए होते हैं, लेकिन ड्रैगन स्केल किंग उससे शौक नहीं होता, बल्कि वो तो ऐसे एंजॉय कर रहा होता है जैसे कोई दूध पीचा बच्चा नादानी में लोगों को उल्टा सीधा बोल देता है। और वो डैंडियन के एंसेस्टर की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है इंटरेस्टिंग। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं भी तो देखूं कि मेरे दिमाग में क्या आपके नाम का कोई है। बस ये क्या कोई 4-5 हजार साल पुराना होगा, तो हो सकता है मैं इसे अच्छे से याद भी ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। जो देखकर तो सभी लोग कंफ्यूज हो गए होते हैं और अल्केमिस्ट पैलेस के जो एंसेस्टर होते हैं वो भी काफी हैरान होता है कि ये कैसा बेवकूफ लड़का है। साथ ही जेन जोंगफू तो नॉन एर्मिंग की तरफ देख देख कर काफी ज्यादा हंस रहा होता है कि भाई इतनी ज्यादा तो एंसेस्टर की किसी ने नहीं खोली जितनी ये खोल रहा है। और यहाँ जो यान भी स्माइल करता है, उसे भी उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन स्केल किंग वास्तव में इतना ज्यादा बातचीत करने वाला क्यूरियस छोटे से बच्चे जैसा होगा। लेकिन इसमें ड्रैगन स्केल किंग की भी गलती नहीं थी यार। ड्रैगन स्केल किंग थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स उस प्रेगनेंसी स्टोन के अंदर था भाई अकेला, तो बात करने का मन हो रहा था उसका, वरना एक थप्पड़ में इसके जैसे 10 मार देता वो। तभी डैन पैलेस एंसेस्टर ड्रैगन स्केल किंग को देखते हुए तुरंत ही कहता है क्योंकि अब मेरा एल्केमी पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका है और क्योंकि आप लोग हार नहीं मानते, तो चलिए अब आपको कीमत चुकानी होगी। और ये वाक्य केवल ड्रैगन स्केल किंग के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे खड़े हुए हर एक इंसान के लिए था। और इतना कहने के बाद एल्केमी पैलेस के एंसेस्टर के कपड़े जलने लगते हैं और उसके पूरे ही कपड़े जल गए होते हैं। उसकी बॉडी सभी के आगे सामने आ जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि इस एंसेस्टर की बॉडी बिल्कुल प्लेन थी भाई, सपाट, कोई बॉडी पार्ट नहीं था इसके अंदर, जिसका मतलब ये कोई ह्यूमन नहीं था। जिसके बाद ये तुरंत ही एक गोल्डन क्रो में बदल जाता है और 3000 फ्लेम्स उसे घेर लेती हैं। साथ ही इसकी आंखें बिल्कुल फ्लेम से चमक रही होती है और इसकी 3 टांगे होती हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके 3 टांगे होती हैं? राइटर ने किसी दूसरी चीज को तो तीसरी टांग में नहीं गिन लिया। हालांकि इससे पहले कि कोई भी इस पे ध्यान दे पाता, अचानक ही पावरफुल फ्लेम्स की एक लेयर निकलती है जो अल्केमी पैलेस के वॉरियर्स पपेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सभी की तरफ भागने लगती है। ड्रैगन स्केल किंग भी तुरंत इस जगह से गायब हो जाता है, क्योंकि भाई इतनी मेहनत से ये बॉडी बनी थी और इतनी पावरफुल फ्लेम का सामना करते हुए पीछे हटना ही बढ़िया था, क्योंकि अभी ये बॉडी पर्याप्त स्ट्रांग नहीं थी। जो ने किंग हुए और बाकी सभी लोग को भी पीछे खींच लिया होता है और अपनी सारी स्काई फायर्स को बाहर निकाल लिया होता है और एक बैरियर बना दिया होता है। साथ ही जॉन को यकीन था कि चाहे उसकी फ्लेम कितनी भी पावरफुल रही हो, उसकी अलग अलग फ्लेम से बने हुए बैरियर्स को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ जेन जोंगफू और गोइंग जो कि थोड़े ठीक हो गए थे, वो तुरंत ही इस टाइम पे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी इस फ्लेम की चपेट में नहीं आना चाहते थे। साथ ही इस टाइम पे लगभग हर कोई पीछे हट रहा होता है और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। साथ ही हजारों ह्यूमंस, मॉन्स्टर, डेमन्स और वारक्राफ्ट फैमिली के मेंबर भी इस पावरफुल फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। ऐसा लग रहा था मानो जैसे अल्केमिस्ट पैलेस का जो ये एंसेस्टर था सन में बदल गया हो, जो सब कुछ जलाकर खाक कर देना चाहता है। यहाँ गुइंग, जेन जोंगफू और मॉन्स्टर एम्परर जान हुआन
तुरंत ही अपने पावरफुल डिफेंस पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन ये फ्लेम अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उनके डिफेंस बैरियर मात्र चुटकी के स्लैश के साथ टुकड़ों टुकड़ों में डिस्ट्रॉय हो रहे थे, जिससे सभी लोग काफी हैरान होते। उन्हें यही लग रहा होता कि जोयान को छोड़कर जिसके पास स्काई फायर थी बाकी सभी लोग इस आग में जल जाएंगे। साथ ही इस टाइम पे जोयान ह्यूमन डैमेज मॉन्स्टर और वारक्राफ्ट फैमिली के लोगों को आग में जलता हुआ देखकर मरते हुए काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जोयान के तो दिल में आग लग गई होती है, जो देखकर जोयान डैन पैलेस के एंसेस्टर के सामने खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे डैन पैलेस का एंसेस्टर 3 टांगों वाले कौवे में बदला हुआ था, जिसकी विंग्स के कांपने के साथ ही ये पावरफुल फ्लेम फ्लक्चुएशन फैल रहा था, जो काफी लग्जरियस लग रहा था। लेकिन फ्लेम के साथ जोयान को नहीं हराया जा सकता था, क्योंकि जोयान के पास अलग अलग टाइप की स्काई फायर थी और उसने पाथ ऑफ फायर को भी समझ रखा था। और अगर जोयान अपने फायर डोमेन को एक्टिवेट कर देता है तो ऑब्वियसली जोयान की पावर वहाँ पे काफी ज्यादा हो सकती थी। साथ ही जोयान जानता था कि अगर वो पीछे नहीं हटा तो यहाँ पे मरने वाले लोगों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि एक अंदाजा था जोयान का कि जो एल्केमी पैलेस के एंसेस्टर वो किसी अननोन रैंक की स्काई फायर होने चाहिए। तभी कोई कहता, अरे क्या ये इंसान स्काई फायर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? क्या ये ग्रेट सन लेजेंडरी गोल्डन क्रो फ्लेम नहीं है? जोयान ने ऑब्वियसली डाउडी कॉन्टिनेंट के नंबर 1 फ्लेम के बारे में सुना हुआ था और इसके कुछ र्यूमर्स ही जोयान ने सुने थे। उसने सुना था कि सन गोल्डन क्रो के 3 पैर होते हैं और ऑरा बिल्कुल सन के जैसा, और उसकी फ्लेमों की पावर भी सन के जैसी होती है, जो किसी भी चीज को निगलने और जलाने में कैपेबल होती हैं। उसी टाइम पे एक डीप डार्क एरिया के अंदर 2 आंखें खुलती हैं, जो कि सीधा ही अल्केमिस्ट पैलेस के साथ तरफ देखते हुए अचानक ही आसमान में आ जाती है। और इसके बाद वो पावरफुल चहचहाहट की आवाज निकालता है, जो कि इस पूरी की पूरी बैली में काफी देर तक गूंजती है। और इसके बाद ये वापस से उसी डीप डार्क एरिया के अंदर चली जाती है। और दूसरी तरफ जैन जोंगफू, गुइंग, जान हुआन जो यान के प्रोटेक्शन में डैन पैलेस के एंसेस्टर की प्रेजेंस को साफ साफ देख सकते थे। उन सभी को यही लग रहा होता कि डैन पैलेस का एंसेस्टर वास्तव में क्या नंबर 1 स्काई फायर है, जिसका मतलब था कि कोई भी इसे नहीं जीत पाएगा। आखिरकार ये एक बहुत पावरफुल ओरिजन है, इसके पास अपना खुद का एक दिमाग है, ह्यूमन से कम नहीं है वो। और इसके अलावा डाउडी कॉन्टिनेंट में 3 मिस्टीरियस चीजों में से स्काई फायर सबसे ज्यादा वाइल्ड चीज थी, और उस पे भी ग्रेट सन गोल्डन क्रो फ्लेम, जो कि नंबर 1 रैंकिंग पे है, जिसके केवल र्यूमर्स ही सुने गए थे, जो कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट या ह्यूमन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। यहाँ पे किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में ऐसा ओरिजन ये वाला खूसट बुढ़ा होगा जो डांडियान के साथ है। बेशक जो यान भी यहाँ पे हैरान था, लेकिन अपने जो यान को ही नहीं पता था कि ग्रेट सन गोल्डन फ्लेम ने पहले ही जो यान को एक्सेप्ट कर लिया है। और ऑब्वियसली जो यहाँ पे सामने था 3 टांगों वाला गोल्डन क्रो, वो ओरिजिनल क्रो नहीं था, बल्कि यह एंसेस्टर था जो शेर की खाल में भेड़िया था। लेकिन क्योंकि दिखने में असली था तो जो दिखता है वही बिकता है, और किसी ने भी यहाँ पे ग्रेट सन गोल्डन फ्लेम के रियल आइडेंटिटी को नहीं देखा था, तो वो इसे आसानी से पहचान भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें एक ही चीज पता थी कि ग्रेट सन गोल्डन क्रो फ्लेम के पास 3 टांगे थी, और जिसके भी 3 टांगे हैं वो उसे गोल्डन क्रो फ्लेम मान लेंगे। तभी जोयान के अंदर की सारी स्काई फायर्स निकलती हैं और एंसेस्टर की स्काई फायर को रोकने लगती हैं। हालांकि जोयान ने जो एरिया सेव करके रखा हुआ था वो काफी छोटा था, लेकिन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अभी भी काफी था। और जोयान के फायर डोमेन में ऑब्वियसली किसी को भी कोई खतरा नहीं था। साथ ही जोयान के माथे से दे पसीना टपक रहा होता है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो एंसेस्टर की फायर थी वो जोयान के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसीलिए कुछ ही टाइम के अंदर ये जोयान के एरिया को भी सप्रेस करने लगती हैं, जो देखकर जोयान तुरंत कहता है, ह्यूमन एम्परर, तो अब हमें क्या करना चाहिए? साथ ही इस फ्लेम की चपेट में आने वाले कुछ लोग जो बच गए थे, तो किसी के बाल जल गए थे, तो किसी के कपड़े, तो किसी की खाल। दूसरी जैन जोंगफू जो कि अपनी चोटों से काफी हद तक उबर चुके होते हैं, वो भी यहाँ पे खड़े होते हैं और हेल्पलेस तरीके से अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, यहाँ से जो वर्म होल जुड़ा हुआ वो डैन पैलेस के एंसेस्टर के पीछे है। मुझे लगता है उसने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था और वो हमें यहाँ से भागने नहीं देना चाहता। इस टाइम पे ये एरिया जहाँ पे अल्केमी पैलेस था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है इस फ्लेम के कारण, और लकीली इस जगह से जुक्सी सिटी थोड़ा सा दूर स्थित थी, इसलिए इसका इफेक्ट जुक्सी सिटी के शहरों पे नहीं पड़ने वाला था। दूसरा जोयान दांत पीस रहा होता क्योंकि उसने फील किया था कि उसका स्काई फायर धीरे धीरे वीक हो रही है, और अगर ये इसी तरीके से जारी रहा तो कुछ ही सेकंडों के अंदर कुछ ही टाइम के अंदर वो सभी लोग मार दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पे जैन जोंगफू और जान हुआन थोड़ा सा टेंशन में होते हैं। हालांकि 8 स्टार की पावर के साथ अगर उन्हें इस फ्लेम से गुजरना पड़े तो ऑब्वियसली वो इससे निकल सकते थे, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही इंजर्ड होंगे। लेकिन चोटें लाइफ के कंपैरिजन में बहुत छोटी चीज थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी ह्यूमन ट्राइब, डेमन ट्राइब, मॉन्स्टर ट्राइब और वारक्राफ्ट क्लैन के
हजारों वॉरियर्स जो 7 स्टार लेवल तक स्ट्रॉन्ग थे, वो तो हो सकता है कि कुछ देर तक अपने आप को बना सके, लेकिन बाकी के लोग इस फ्लेम को सरवाइव नहीं कर सकते थे। साथ ही जॉन काफी ज्यादा थक चुका होता है, जबकि अल्केमिस्ट पैलेस का जो एंसेस्टर था उसने फाइट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया था। मतलब वो अपनी पावर के एक्सट्रीम लेवल पर था, और अगर उन दोनों के बीच में फाइट होती है तो ऑब्वियसली जॉन ही वीक हालत में होगा। इसलिए जॉन तुरंत ही कहता है कि लाइफ और डेथ की सिचुएशन में ह्यूमन एम्परर जल्दी से आप कुछ सोचो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। दूसरी तरफ मोस्टर एम्परर के वॉरियर्स भी तुरंत ही कहते हैं मोस्टर एम्परर हमें बचाएं, हम अभी भी मरना नहीं चाहते। ऐसा नहीं था कि ना मौत से डर लग रहा था, लाइफ और डेथ के लिए तो ये लोग कमिटेड थे, लेकिन इतनी गंदी मौत ये नहीं मरना चाहते थे। जब जूतू पूछता है मास्टर गोइंग क्या आपको लगता है हम बच सकते हैं? गोइंग ने अपने दोनों हाथ खो दिए थे, उसकी सांसें स्टेबल थी, साथ ही अभी भी वो फाइट कर सकता था। तभी वारकार फैमिली के भी सभी मेंबर कहते हैं गार्डियन सेंट कृपया कोई रास्ता सोचिए, हम लोग यहाँ पे बेकार में ऐसे नहीं मर सकते, हमें भी साथ मिलकर यहाँ से निकलना ही होगा। जो सुनकर काइलिन सीधा ही जो यान की तरफ देखती है, क्योंकि उसे जो यान पे अंधा विश्वास था। उसे पता था इस पर्सन ने कैसे कैसे कांड कर रखे हैं, जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो इस बंदे ने करके रखा है। इसलिए वो तुरंत ही कहती है अगर आप सभी लोग बचना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जो यान को छोड़कर कोई भी यहाँ पे इस तरीके को नहीं जानता। यहाँ पे उसे पता था कि जो यान के पास अलग अलग स्काई फायर है जो कि अलग अलग रैंकिंग की है, तो अगर उन्हें फ्यूज करके बनाई गई स्काई फायर की रैंक भी काफी ज्यादा अननोन है। और अगर जो ने पिछली फाइट में अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं किया होता तो डैन पैलेस के एंसेस्टर को हराने में वो कैपेबल हो सकता था। हालांकि तभी जॉन के दिमाग में एक थॉट आता है गोल्डन टावर। गोल्डन टावर में तो हजारों लाखों लोग आराम से रह सकते हैं, और उसका मटेरियल और वो इतना मिस्टीरियस है कि कोई भी फ्लेम उसे मेल्ट नहीं कर सकती। लेकिन जॉन को पता था कि अगर वो गोल्डन टावर का यूज करेगा तो सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा, और इसी चीज से तो एल्डर झानलाओ सबसे ज्यादा डरते थे। वो किसी के सामने भी उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने देना चाहते थे। हालांकि जॉन को कभी पता नहीं चला कि एंसेस्टर झानलाओ किससे डरते हैं, लेकिन जॉन ये डिसीजन फ्रीली नहीं ले सकता था और अकेले नहीं ले सकता था, इसलिए जॉन इस थॉट को साइड में रख देता है। जिसके बाद जॉन कहता है ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ वर्न करके ही एकमात्र तरीका इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद जॉन अपने पीछे के हजारों वॉरियर्स को देखता है जो मैंसन के ही पार्ट थे। हालांकि ये काफी कम थे, लेकिन जो मैंसन की मदद के लिए यहाँ पे खड़े हुए होते हैं। जॉन इन्हें जिंदा जलता हुआ कैसे देख सकता था? किंग मुयर, काइलिन और बाकी सभी लोग उसके रिलेटिव थे। जॉन को हर कीमत पे उन्हें बचाना था। साथ ही फायर डोमेन के छोटे होने से सभी लोग काफी ज्यादा डरते जा रहे होते हैं, और यहाँ पे चारों तरफ फैली हुई फ्लेम के अंदर केवल जोयान का ये छोटा होता हुआ फायर डोमेन ही सेफ जगह थी। जो देखकर जॉन कहता है कोई बात नहीं, तुम सभी लोगों को बचाने के लिए मैं अपनी लाइफ पावर को बर्न करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। जॉन की आंखें सिकड़ी हुई होती हैं। जॉन की आंखें सिकड़ी हुई होती है और वो बिल्कुल भी अब संकोच नहीं करता, क्योंकि अब उसे ये करना ही पड़ेगा। तभी फायर डोमेन के कारण एंसेस्टर की जो फ्लेम होती है कुछ वीक लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है, और वो बेचारे चीखते चिल्लाते हुए जलकर राख में बदल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जॉन स्काई फायर के साथ अपनी लाइफ पावर को बर्न करने ही वाला था कि तभी जोयान आसमान में एक अजीब ही स्काई फायर को देखता है, जो कि एक एक करके एंसेस्टर की फ्लेम के पास आ रही होती है। लेकिन इसका कलर एंसेस्टर की फ्लेम के कलर से अलग होता है, क्योंकि ये जो फ्लेम अभी अभी आई थी ये बिल्कुल सन की तरह लाइट अप हो रही होती है, और एंसेस्टर की फ्लेम से काफी ज्यादा ब्राइट होती है, बिल्कुल एक लग्जीरियस लेजेंडरी फ्लेम की तरह। जो देखकर जॉन कहता है फ्लेम में फ्लेम। साथ ही जो यान की फ्लेम और एंसेस्टर की फ्लेम इसे सप्रेस नहीं कर पा रही थी, जिससे पता चला था कि ये दोनों की फ्लेम से काफी ज्यादा पावरफुल थी। जो देखकर तो जॉन कहता है क्या है ये और क्यों है ये। हालांकि तभी ये फ्लेम जो यान और एंसेस्टर की फ्लेम बैरियर के चारों तरफ घूमते हुए अचानक ही 3 टांगों वाले गोल्डन क्रो में बदल जाती है, और एक पावरफुल रोर करती है चहचहाहट वाली, जिससे अल्केमी पैलेस के एंसेस्टर का 3 टांगों वाला कौआ गीला पीला और नीला पीला हो जाता है और डर से कांपने लगता है। जिसके बाद एंसेस्टर की आवाज आती है आप क्या कर रहे हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, मेरे रास्ते से पीछे हट जाओ। एंसेस्टर बौखला गया होता है, डर के मारे फट रही होती है बंदे की। लेकिन तभी 3 टांगों वाला छोटा सा कौआ एक बार फिर से चिल्लाता है, और उसकी आवाज से तो एंसेस्टर के होश हरे हो गए होते हैं, और एंसेस्टर की वो फ्लेम जो यान के डोमेन में कब्जा कर रही थी धीरे धीरे रुक जाती है। जो देखकर सभी लोग रिलैक्स फील करते हैं, और हवा में छोटे से 3 पैरों वाले एस न्यू गोल्डन क्रो को देखते हैं। और अल्केमी पैलेस का वो क्रो भी है, यानी कि एंसेस्टर भी वहाँ पे दिखाई देता है जो 3 टांगों वाला कौआ था। और डिफरेंस केवल इतना था, एंसेस्टर बड़ा था, ये वाला छोटा था। उन सभी को पता था कि एशियन बुक्स के अकॉर्डिंग नंबर 1 स्काई फायर 3 टांगों वाला गोल्डन क्रो है, लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि वास्तव में 2 क्रो हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही जो लोग इसके बारे में जानते थे वो जन जोंगफू और बाकी सभी लोग अच्छे से जानते थे 3 अजीब मिस्टीरियस ऑब्जेक्टों में से ये नंबर 1 में पॉपुलर है। साथ ही चाहे वो स्काई फायर हो नंबर 1 की, चाहे वो घोस्ट सोल हो नंबर 1 की, या फिर स्पिरिट सील हो नंबर 1 की, ये सभी चीजें काफी ज्यादा हिडन है। हेवन अर्थ के डिजास्टर के बाद तो
किसी को भी नहीं पता ये कहाँ गई। और अब उन्हें समझ में आ गया था कि तीनों ही मिस्टीरियस चीजें वास्तव में अपना दिमाग डेवलप कर चुकी हैं और इनके अंदर खुद की स्पिरिचुअलिटी है। सत्य अपने मास्टर की मौत के गायब होने के बाद ये भी गायब हो गई थी और अपनी पावर को बढ़ाते हुए शायद खुद को हाइड रखे हुए थी। और आज के जनरेशन का कोई भी इन 3 नंबर 1 रैंकिंग वाली चीजों को हल्के में नहीं ले सकता था, क्योंकि एशियन टाइम पे उनके जो मास्टर थे वो डू इमॉर्टल या उससे भी पावरफुल लोग रहे होंगे। और क्योंकि इतने पावरफुल लोगों के अंडर में ये फ्लेम थी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये फ्लेम आज के टाइम के किसी यंग लड़के के सपोर्ट में खड़ी होने की हिम्मत करेगी, जिसपे तो उसे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। हालांकि जब ये अलग अलग चीजें सोच ही रहे थे तभी डैन पैलेस के एंसेस्टर की चीखने की आवाज आती है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप इसके बारे में चिंता करें। मैं डैन डियान का एंसेस्टर हूँ, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। वो हार गए हैं और मैं उन्हें मार दूंगा। उनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये 3 टांगों वाले गोल्डन क्रो से बात कर रहा हो, जो सुनकर वो छोटा सा कौवा तुरंत ही एक बार फिर से चिल्लाता है, जिसका मतलब किसी को समझ नहीं आता है। यहाँ तक कि जॉन भी काफी हैरान होता है कि क्या ये गोल्डन क्रो ने बचाने के लिए आया है। लेकिन जो यान को इसकी वॉइस समझ में आ रही थी और जॉन के कान में आवाज आई थी उसकी चीख के साथ, तुम्हें रुकना चाहिए, तुम इतने ईगोफुल होने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। और उसकी दूसरी चीख की आवाज से उसने कहा था, तुम में ऐसा करने की हिम्मत है, अगर तुम अपने तरीके पर अड़े रहे तुम मुझे क्रूअल होने पर दोष मत देना, मैं तुम्हें बस एक पल में नष्ट कर सकता हूँ। और लिटिल क्रो ने बस यही कहा था। एंसेस्टर की इसी चक्कर में फटी हुई थी, जिससे जॉन को भी समझ में आ गया था जो लिटिल गोल्डन क्रो है वही ओरिजिनल फ्लेम है और डैन पैलेस के एंसेस्टर की लंका लगा सकता है। साथ ही जो लिटिल 3 टांगों वाला गोल्डन क्रो था ये ओरिजिनल सैंड फ्लेम नहीं थी, बल्कि उसकी एक फ्लेम क्लस्टर थी जो उसने बैली से इस तरफ भेज दी थी। वो अभी भी वही बैली में आराम से रिट्रीट कर रहा है। साथ ही जोयान इन 3 टांगों वाले लिटिल गोल्डन क्रो की आवाज को समझ पा रहा था, क्योंकि जोयान इसकी आवाज समझ पा रहा था क्योंकि जब उसने दाव को फील किया था तब पहले ही नंबर 1 सन ग्रेट सन गोल्डन फ्लेम ने जॉन को पहचान लिया था और जोयान को मंजूरी दे दी कि ठीक है भाई, एंजॉय कर, चला फ्लेम का दाव सीख ले। लेकिन बेशक जोयान को यह नहीं पता था कि ग्रेट सन गोल्डन फ्लेम जोयान को जानती है। तभी जॉन कहता है, अगर वास्तव में ओरिजिनल ग्रेट सन गोल्डन क्रो फ्लेम है तो ये मेरी मदद के लिए क्यों आई। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रीस्ट द्वारा बोला गया ओरियल, तो वो ओरियल वास्तव में ये क्रो है, क्योंकि प्रीस्ट ने कहा था कि जब उसके ऊपर अटैक होगा तो ओरियल उसके पीछे से उसे बचाने के लिए आएगा। तो ऑब्वियसली ओरियल यहाँ पे यही गौरैया मतलब ओरियल इसी बर्ड को होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 2 थे, जो सुनकर जॉन तुरंत ही लेफ्ट राइट आगे पीछे देखने लगता है कि क्या यहाँ से भागने का कोई रास्ता होगा। अगर जॉन अकेले होता तो हो सकता है कि वो यहाँ पे फाइट कर भी सकता था, लेकिन यहाँ पे हजारों लोगों की जान दांव पर लगी हुई थी। तभी अचानक एक पावरफुल आवाज सभी को सुनाई देती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे ये मेटल्स के टकराने की है और किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ से आ रही है। हालांकि इन रोर की आवाज के साथ, यानी उस आवाज के साथ लिटिल गौरैया तुरंत ही पावरफुल तरीके से रोर करती है और अपने पंख फड़फड़ाती है। जॉन के कान में जैसे ही आवाज सुनाई दी थी तो जॉन को इसका मतलब पता चला था, मास्टर किलिंग इंटेंट। साथ ही इस आवाज के साथ आसपास कोई नहीं था और उसके बाद अनगिनत जंजीरें कहीं से दिखाई देती हैं जो ब्लैक स्नेक्स की तरह होती हैं और इधर उधर घूम रही होती हैं, जो देखकर हर कोई हैरान और घबरा गया होता है। यहाँ तक कि जॉन इतना डरा हुआ था कि वो करेन को तुरंत अपने पीछे कर लेता है। साथ ही इस टाइम पे जॉन को भी किलिंग इंटेंट फील हुआ था। बेशक जन जोंगफू और बाकी के 8 स्टार डाउडीज ने भी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट फील किया था। दूसरी तरफ ये ब्लैक चेन्स अचानक ही घूमते हुए चारों तरफ ब्लैक फ्लेम के एक प्रिजन में बदल जाती हैं, जिसने लगभग सभी को फंसा लिया था और सभी एक पल में इस पिंजरे में घिरे हुए थे। जिसके बाद एक हंसने की आवाज आती है जिसमें हल्की उदासी होती है और वो तुरंत ही सुनकर सभी लोग लेफ्ट राइट आगे पीछे देखने लगते हैं, जहाँ पे चारों डायरेक्शन से एक एक ब्लैक शैडो अपीयर होती है, जो देखकर जूतू और गोइंग लगभग एक ही पल में काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रकट हुई ब्लैक 4 सोल से ये सभी लोग फैमिलियर थे। हालांकि शैडो लेक की डीप पावर को कोई नहीं जानता था और जुक्सी सिटी में तो केवल इसकी एक छोटी सी ब्रांच है जिसे एक दिखावे के तौर पे समझा जा सकता है, जबकि रियल शैडो अलायंस तो जमीन के 10,000 फुट अंदर है। यहाँ तक कि गोइंग को, जिसे शैडो अलायंस को अंदर नंबर 1 किलर कहा जाता है, उसे अच्छे से पता था कि वो उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना उसे बताया जा रहा है। और इन 4 फिगर्स को देखकर तो गोइंग भी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि इनमें से एक फैमिलियर फिगर थी जो उसका मास्टर थी, जो देखकर जूतू तुरंत कहता, मास्टर गोइंग क्या ऐसा हो सकता है कि 4 लोग शैडो अलायंस के 4 पॉपुलर घोस्ट हो सकते हैं। जो देखकर गोइंग भी काफी हैरान होता कहता है, इस बार शैडो अलायंस ने अपनी आर्मी को इकट्ठा करके 4 घोस्टों को बाहर भेजा है। जो देखकर वो तुरंत कहता, लगता है इस बार शैडो अलायंस द्वारा हमें चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने हमें छोड़ दिया क्योंकि शैडो अलायंस की वास्तव में ऐसी कोई स्ट्रेटजी थी। और भले ही यहाँ ह्यूमन ट्राइब, डेमन ट्राइब और मॉन्स्टर ट्राइब के 3 9 स्टार वॉरियर भी इन्हें बचाने के लिए आए, कम से कम यहाँ के लोगों में से आधे मारे जाएंगे।
क्योंकि ये ब्लैक कोई चेन प्रिजन कोई नॉर्मल चेन प्रिजन नहीं है, बल्कि ये सोल को कैद करने वाली एक फॉर्मेशन है। गोइंग की आवाज कांप रही होती है क्योंकि किसी भी चीज को वो इन सभी लोगों से ज्यादा बेहतर जानता था और ये डैन पैलेस के एंसेस्टर से भी ज्यादा खतरनाक थे। साथ ही शैडो अलायंस इस बार पीक पावर हाउसेस के साथ फाइट को अनाउंस करने जा रहा है, जहाँ ह्यूमन फैमिली, वारकार्ड फैमिली और उनके गार्डियन बीस्ट, ह्यूमन एम्परर, डेमन एम्परर और मॉन्स्टर एम्परर और उनके फैमिली के काफी सारे सोल्जर्स हैं। और अगर इनमें से किसी की भी मौत होती है तो जुक्सी सिटी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकती है, यहाँ तक कि पूरा डाउडी कॉन्टिनेंट। साथ ही उसे पता था कि 8 स्टार डाउडी तो शैडो अलायंस के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ अपनी पावर के साथ भी वो शैडो अलायंस के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। साथ ही यहाँ पे ये 4 लोग कौन थे, जैन जोंगफू को भी नहीं पता था, लेकिन उसे पता था कि अल्केमी पैलेस से निपटने से ज्यादा कठिन इनसे निपटना होगा। तभी गोइंग जॉन जोंगफू की तरफ देखते हुए कहता है यह शैडो अलायंस है, जो देखकर वो तुरंत ही कहता है आपका शैडो अलायंस अब क्या करने की स्ट्रेटजी बना रहा है। गोइंग उनसे बात करो। दूसरी तरफ जॉन इन 4 लोगों को देखकर थोड़ा सा हैरान होते समझ जाता है कि प्रीस्ट ने जिन ओरियोल की बात की थी वो ये लोग थे जिनसे जो यान को अलर्ट रहना था। दूसरी कायलिन ने तो जॉन के कपड़ों को कसकर पकड़ रखा होता है और वो काफी ज्यादा डरी हुई लग रही होती है। साथ ही वो तुरंत कहती जॉन हमें क्या करना चाहिए, ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग है और आपकी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, हमें भागने का रास्ता खोजना चाहिए। तभी जॉन कहता है चिंता मत करो, उनका फर्स्ट टारगेट हम नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो अलग होने वाला है। हालांकि जॉन यहाँ गहरी सोच में होता है कि इन 4 फिगर्स के पिंजरे में कैद होने का टारगेट वही लोग थे जिन्हें वो मारना चाहता है। जिन्हें ये 4 लोग मारना चाहते वो वही सभी लोग हैं, यानी ह्यूमन टाइप, डेमन टाइप, मॉन्स्टर टाइप और वारकार्ड फैमिली। लेकिन जॉन अभी भी कंफ्यूज था कि इन 2 लोगों में, यानी 2 गोल्डन क्रो में रियल गोल्डन क्रो कौन है। जॉन को ये जानना था कि रियल गोल्डन क्रो कौन है, तो उसे ये भी पता लगाना था कि इन 4 लोगों की ताकत क्या है। जॉन के दिमाग में काफी सारे सवाल घूम रहे होते हैं। हालांकि जब जॉन ये सोच रहा था कि तभी अचानक उन सभी 4 घोस्टों के बीच में एक घोस्ट दिखाई देता है, जिसकी पीठ पर ब्लैक कलर की काफी सारी चेनें होती हैं जो जमीन से जुड़ी हुई लग रही होती हैं। और इसके बाद वो बंदा तुरंत ही हंसते हुए कहता है इंटरेस्टिंग, तो ये सभी यहाँ पर हैं। इसकी आंखें लाल होती हैं, गाल पीले होते हैं, बॉडी पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मांस ही ना हो और केवल एक पतली सी ह्यूमन स्किन हो। मुंह के कोने फटे हुए होते हैं जिससे उसके दांतों को देखा जा सकता था और काफी क्रूअल हंसी के साथ वो हंस रहा होता है जैसे इसके गले में कुछ फंस गया हो। और ये ब्लैक कलर के एक मेज में बैठा हुआ होता है क्रॉस लेग करके और सभी को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहा होता है, जो देखकर जैन जोंगफू गोइंग से पूछता है कि यह कौन है। साथ ही उसकी आंखों में हल्का सा डर भी होता है। दोस्तों गोइंग भी डरा हुआ था और गोइंग को डरा हुआ देखकर तो जूतू और भी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी गोइंग कहता है यह है सोल ईटिंग किंग, जो शैडो अलायंस का ओरिजिन है। उसने इसे कभी देखा तो नहीं था, लेकिन इसके बारे में काफी कुछ सुना था क्योंकि इसी की बदौलत वो वापस से रेइनकार्नेट हो पाया था, जो उनका 4th एल्डर कहते हैं सोल ईटिंग किंग। मुझे ये नाम इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। और इसके बाद वो ध्यान से उस पर्सन को देखते हैं जिसके कपड़ों के बीच में सोल वर्ड लिखा हुआ होता है, जो उनका 4th एल्डर तुरंत ही डिवाइड डेमन क्लेन को याद करते हैं। हालांकि ब्लड डेमन क्लेन के साथ काफी सारे क्लेन अब इकट्ठा हो गए थे, लेकिन अभी भी एक ब्रांच थी डेमन क्लेन की जिन्होंने उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना एक्सेप्ट नहीं किया था, और वो थे सोल डेमन क्लेन और किंग यूनटियान जो कि 4th एल्डर थे। उनके पास काफी गहरा एक्सपीरियंस था और वो ऑब्वियसली डेमन क्लेन के पास्ट के बारे में जानते थे। जोयान द्वारा ओल्ड डेमन एम्परर ने जब ब्लड डेमन ऑर्डर किंग हॉरान को दिया था तो पहले ब्लड डेमन क्लेन और क्लेन्स को इकट्ठा किया गया था, जिसके कारण डाउडी कॉन्टिनेंट में डेमन क्लेन को वापस से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाया जा सकता था। लेकिन एशियन डिजास्टर से पहले डेमन क्लेन अपनी काफी सारी बड़ी समस्याओं के कारण भी डिजास्टर के अंदर चपेट में आया था, क्योंकि एशियन टाइम पे डेमन क्लेन एक काफी बड़ा क्लेन था जिसके अंदर 2 अलग अलग कल्टीवेशन मेथड्स थे। जहाँ ब्लड डेमन क्लेन नेचुरल कल्टीवेशन को प्रायोरिटी देता था, तो वहीं पे एक और क्लेन था जो था सोल डेमन क्लेन, जो कि सोल कल्टीवेशन को प्रायोरिटी देता था। और सोल को कल्टीवेट करते हुए जब वो अनसेटिस्फाइड हुए थे तो उन्होंने लोगों को मारकर उनकी सोल्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने ये शॉर्टकट ढूंढा था जो काफी क्रूअल था। लेकिन सोल डेमन क्लेन के इस तरीके के कामों ने अनगिनत पावरफुल लोगों को उन्हें घेरने के लिए अट्रैक्ट किया था, जिसके बाद डिवाइड हुआ सोल डेमन क्लेन। पास्ट के सोल डेमन क्लेन और जितना अच्छा तो नहीं था, साथ ही सोल डेमन क्लेन से अलग होने के बाद धीरे धीरे गिरावट में आ गया था, जो सुनकर वो कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा भी तुरंत ही कहता है 4th एल्डर सही कह रहे हैं, मैं सोल डेमन क्लेन ही हूँ जो आपके ब्लड डेमन क्लेन के साथ कभी भी एक बात पे एग्री नहीं हुआ। क्या कोइंसिडेंस है, मेरे सोल डेमन क्लेन ने यहाँ सभी लोगों को लगभग कैद कर लिया है। आज तो काफी बड़ी सक्सेस मिली है। साथ ही मेरी 9 स्टार की पावर के साथ यहाँ से आज कोई नहीं जा सकता, सभी के सभी मारे जाएंगे। साथ यहाँ सोल डेमन क्लेन की जो सोल ईटर किंग की आवाज होती है वो काफी किलिंग इंटेंट और से भरी हुई होती है। आप लोग सच में काफी बदकिस्मत हैं। मेरा टारगेट तो यहाँ पे नंबर 1 हेवनली फ्लेम ग्रेट सन गोल्डन क्रो फ्लेम थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मेरे नेट
सोल क्लोजिंग नेट में फंस जाएंगे। जो सुनकर तो जान हुआन काफी ज्यादा नाराज होता है और तुरंत ही कहता है, सोल ईटिंग किंग, तुम्हें इतना ईगोफुल नहीं होना चाहिए। हमारे क्लेन के अंदर भी एक 9 स्टार डाउडी है। साथियों से उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में कोई और भी 9 स्टार डाउडी है जो सोल डायमंड क्लेन के अंदर है। जो सुनकर सोल ईटिंग किंग तुरंत ही कहता, ओह तुम मजाक भी करना जानते हो। ह्यूमन एम्परर यहाँ पे है, डेमन एम्परर यहाँ पे है, वारकार फैमिली और गार्डियन बीस्ट भी यहाँ पे है। मैं तो भूल ही गया, ब्लड डायमंड क्लेन का 7 स्टार डू एम्परर और डेमन एम्परर भी यहाँ पर है। क्या आपको लगता है कि वो बूढ़े लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं जब आप मेरे हाथों में फंसे हुए हैं? उसकी बात को सुनकर जान हुआन तुरंत ही अपने एंसेस्टर को मैसेज भेजता है। उन्होंने सोल ईटर किंग जैसे किसी भी पर्सन के बारे में कभी नहीं सुना था। उन्होंने शैडो अलायंस के बारे में केवल इतना ही सुना था कि ये पैसे लेकर काम करते हैं। आज उन्हें शैडो अलायंस के इस किंग के बारे में पहली बार सुनाई दिया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अल्केमी पैलेस के साथ ये फाइट इस लेवल तक चली जाएगी कि शैडो अलायंस का बॉस यहाँ पे आ जाएगा। तभी किंग तुरंत ही कहता है, ग्रेट सन गोल्डन क्रो फ्लेम, मैं काफी क्यूरियस हूँ कि आपने अपने मास्टर को पहचान लिया और आप यहाँ अपियर हुई और आपका मास्टर भी यहीं पर है। बेशक आप नहीं बताएंगे कि वो कौन है, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ सभी को मार डालूंगा और तुम फिर से मास्टर लेस हो जाओगी। इसलिए तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए और मेरे साथ डाउडी कॉन्टिनेंट में रूल करना चाहिए। और जब तक तुम मेरी बातों को मानती हो, ये 3 9 स्टार डाउडी वो भी मेरे सामने कुछ नहीं होंगे। और ऐसा कहते हुए सोल ईटर किंग 3 पैरों वाले छोटे से गोल्डन क्रो की तरफ देख रहा होता है। उसे पता था कि ये लिटिल क्रो ही ओरिजिनल फ्लेम थी। जहाँ तक अल्केमी पैलेस के एंसेस्टर की बात थी, वो अभी भी मिस्टीरियस सीक्रेट था कि वो है क्या। ऑब्वियसली यार वो पिल होगी। हालांकि तभी सोल ईटर किंग तुरंत ही कहता हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई मेहमान यहाँ आया है। ये सुनकर अल्केमी पैलेस का एंसेस्टर भी तुरंत ही कांप जाता है और अपने फायर डोमेन को तितर बितर कर देता है। और जो यान भी देखकर अपने फायर डोमेन को हटा देता है। और इसके बाद स्पेस को चीरते हुए 3 फिगर्स वहाँ पे दिखाई देती हैं। पहला पर्सन ह्यूमन ट्राइब का एंसेस्टर 9 स्टार डाउडी होता है, जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो काफी ओल्ड दिखाई दे रहे थे और उनकी आंखें स्टार जैसे ग्लो कर रही थी, जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर वो कुछ भी देख सकते हो। और उनका एक हाथ उनकी दाढ़ी पे और दूसरा हाथ उनकी पीठ के पीछे होता है और वो सोल ईटर किंग को देख रहे होते हैं। तो दूसरा पर्सन ब्लड डायमंड क्लेन के 9 स्टार एंसेस्टर होते हैं, जिन्होंने ब्लड कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और उनकी आंखें गुस्से में तलवार जैसी होती है और काफी दबंग, और वो भी सोल ईटर किंग को ही देख रहे होते हैं। और तीसरी ऑब्वियसली मॉन्स्टर क्लेन की एंसेस्टर थी जो 9 स्टार डाउडी थी। और इनके बाहर आते ही अनगिनत लोगों ने इन्हें देखा हुआ होता है और काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली काफी यंग थी और उन्हें देखकर किसी की भी हार्ट बीट बढ़ सकती थी। हालांकि यहाँ पे हर कोई हैरान था, तो किसी ने भी गुइंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गुइंग की आंखें मॉन्स्टर क्लेन के एंसेस्टर पर टिकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि भाई इसका सब कुछ रुक गया। और इसके बाद वो हिचकिचाते हुए कहता है, सिनर। आवाज बहुत धीमी होती है लेकिन इमोशनल फ्लक्चुएशन भरा हुआ होता है। साथ ही मॉन्स्टर क्लेन के एंसेस्टर को देखते हुए इसका जो एक्साइटमेंट था वो उसे छिपा ही नहीं पा रहा था। किसने सोचा होगा ये इसकी सीनर है। वो तुरंत ही कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी, तुम हजारों साल के बाद भी इतनी सुंदर हो, लेकिन मैं इतना बदल गया कि आप मुझे पहचान भी नहीं सकती। शायद अब मैं तुमसे प्यार करने के लायक ही नहीं। और ऐसा कहते हुए गुइंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसने अपने रिबॉर्न होने के बाद अब मॉन्स्टर क्लेन के एंसेस्टर को देखा था और ये पता चला कि वो सीनर है जिसकी वो तलाश कर रहा था, जो 9 स्टार डाउडी है। जो सुनकर जेन जोंगफू कहते, क्या ये वो हैं? हालांकि ऐसा लग रहा था कि जेन जोंगफू को पहले से ये पता था। तभी गोइंग भी जेन जोंगफू की तरफ देखते हुए सीरियसली अपना सेहला देता है, जो देखकर जेन जोंगफू कहते, वास्तव में प्यार लोगों को इस हद तक मजबूर कर सकता है कि लोग रेनकार्नेट होकर आ रहे हैं। यहाँ तक कि गोइंग ने न जाने कितने सारे पेन को बर्दाश्त किया होगा सिर्फ अपनी लवर को देखने के लिए। तभी गोइंग कहता है, वो और मैं, हमारा लव एट फर्स्ट साइट था, पहली ही नजर में। क्या आप विश्वास करते हैं? और ऐसा कहते हुए वो अपने बदसूरत चेहरे के साथ हंस रहा होता है, जैसे दिल की गहराई से उसे एक्साइटमेंट फील हो रहा हो। जो देखा तो जेन जोंगफू के दिल का जो थॉट होता है वो गोइंग को लेकर काफी बदल गया था कि एक किलर जो पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट में हावी हो सकता है वास्तव में काफी सॉफ्ट है। तभी गोइंग कहता है, मैंने शैडो अलायंस के 9999 एग्रीमेंट्स कंप्लीट कर दिए हैं और इतने लोगों को मैंने मारा है और बस एक आखिरी एग्रीमेंट को कंप्लीट करना है। इसके बाद मेरा और शैडो अलायंस का कोई रिश्ता नहीं होगा। जो देखकर जेन जोंगफू तुरंत ही कहता है, चिंता मत करो, अगर हम इस फाइट में नहीं मरते तो मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा। और ईमानदारी से गोइंग की तरफ देखते हुए वो काफी सीरियसली ऐसा कह रहा होता है। जो सुनकर तो गोइंग को भी अपने दिल में काफी दर्द फील होता है कि अब पहली बार था जब किसी ने उसे ऐसा फील कराया था। वो उसकी मदद कर रहा है जिसने डाउडी कॉन्टिनेंट में कितने लोगों को मारा। इसलिए वो तुरंत ही कहता है, क्या आप मेरी मदद करने जा रहे हैं? तो देखकर जोंगफू कहता है, ये कुछ भी नहीं, बस आप काफी अच्छे हैं और उतने भी क्रूएल नहीं जितना आप दिखते हैं। और एक स्माइल पास कर देता है जिससे गोइंग भी स्माइल करता है। और इसी के साथ ये